आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है और उनका देखेंगे हम इजी एक्सप्लेनेशन। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन करें, आइए रिवाइज कर लेते हैं अपने नॉलेज को जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन से संबंधित है। देखिए ये एल्काइल हैलाइड है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और हम देखते हैं कि एक बेस है जो कि बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जा रहा है। ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींच लेता है क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जो यहाँ से वो खींचने की कोशिश करता है। इस कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जो कि अपने हाइड्रोजन से लेने की कोशिश करता है। कुल मिला के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वह वीक हो जाता है और इस हाइड्रोजन को एच प्लस के रूप में इसको एब्स्ट्रैक्ट करना, निकालना किसी भी बेस के लिए आसान हो जाता है। सो दिस प्रोटोन इज अ बिट एसिडिक क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब इसने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन कार्बन के बीच में चले गए और सिंगल बॉन्ड की जगह जो पहले सिंगल बॉन्ड था अब वो हो जाएगा डबल बॉन्ड। और साथ ही हम देख रहे हैं इस कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमो या हेलो ग्रुप अपने साथ लेके Br- की तरह चला जा रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। तो एक एलिमिनेट हुआ हाइड्रोजन, एक हुआ ब्रोमो और इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की जगह आ गया है डबल बॉन्ड। तो ये है एलिमिनेशन और ये है E2 एलिमिनेशन जिसमें अल्फ़ा और बीटा से एक एक एटम एलिमिनेट हो गया और सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये हमें मालूम है। E2 एलिमिनेशन है यह है क्योंकि ये एक बेस कैटलिस्ट के द्वारा ये इनिशिएट किया जाता है, इसके द्वारा ये होता है प्रोसेस, ये रिएक्शन होती है। इसके अलावा अगर ये जो E2 एलिमिनेशन उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए? एंटी, यानी ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये दोनों जब एलिमिनेट हो रहे हों एक दूसरे के 180 डिग्री ऑपोजिट हों तो बेहतर एलिमिनेट होंगे, वरना नहीं, वो रिएक्शन हो जाएगी स्लो या फिर नहीं हो पाएगी। एलिमिनेशन अगर हम साइक्लोहेक्सेन के अंदर देखें तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। देखिए कि E2 एलिमिनेशन कैन अकर ओनली व्हेन द लीविंग ग्रुप इज एक्सियल। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें एक ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, इसको यहाँ दिखाया गया है बिलो द प्लेन। और बिलो द प्लेन क्योंकि डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, डैश से इस बॉन्ड को दिखाया गया है। हाइड्रोजन दोनों ये साइड में दिखाए गए हैं अबव द प्लेन, यानी इसका जो तल होगा या प्लेन होगा और इसका जो प्लेन होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट प्लेन होगा। साइक्लोहेक्सेन क्योंकि चेयर कॉन्फॉर्मेशन में रहता है और हेलोजन जो ब्रोमो ग्रुप है वो इक्वेटोरियल में रहना पसंद करता है, प्रेफर करता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन और स्टेरिक हिंडरेंस कम रहता है। तो इसलिए अगर ये इक्वेटोरियल में रहा तो ये नीचे की तरफ इस कार्बन पे अगर जाता है तो साइड वाले साथ वाले जो ये दोनों कार्बन हैं उनके जो हाइड्रोजन होंगे वो देखिए अबव द प्लेन। तो ये इक्वेटोरियल है तो ये भी इक्वेटोरियल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। हम ये मालूम है कि जब एलिमिनेशन होती है E2 एलिमिनेशन उस वक्त वो लिविंग ग्रुप जो है वो एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए। हमें मालूम है कि ये जो साइक्लोहेक्सेन का रिंग है आराम से फ्लिप हो जाता है, जो डाउन साइड है वो अब अप साइड हो गया और ये जो अप साइड है वो डाउन साइड हो गया, फ्लिप हो गया। और उसके साथ ही जो इक्वेटोरियल होते हैं वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये देखिए ये जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल था वो भी और ये भी ये एक्सियल में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो हमको फ्लिप होने के बाद नया कॉन्फॉर्मेशन मिला है जो कि इसके बराबर ही है, इसमें और कोई बॉन्ड ब्रेकिंग कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फ्लिप हुई है और फ्लिपिंग इस चेयर की इसको पलट दिया गया है, जिसकी वजह से इस साइड को ऊपर और इस साइड को नीचे कर दिया गया है फोर्स के द्वारा। तो जिससे कि जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल में और एक्सियल जो है इक्वेटोरियल में चेंज हो जाते हैं। ये हमको कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में हमने पढ़ा हुआ है।
और हमें मालूम है। अब देखिए जो ये स्थिति मिलती है जिसमें कि ये कॉन्फॉर्मेशन लेस स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन माना गया है, लेकिन इसी कॉन्फॉर्मेशन में इस कंडीशन में ही ये जो निकटवर्ती कार्बन या अल्फा बीटा कार्बन पर हेलोजन और हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के एंटी हैं, एक्सियल एक्सियल पे है, एंटी पेरिप्लानर है, और ऐसे एक्सियल ही नहीं बल्कि एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। तो एक्सियल यहाँ और एक्सियल यहाँ होता तो ये वाला एक्सियल नीचे की तरफ होता तो 1 3 हो गया। ये अल्फा बीटा पे एक्सियल दोनों होने चाहिए, 1 2 पे एक्सियल होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी पेरिप्लानर और एक्सियल हैं। बेस के द्वारा आसानी से ये एलिमिनेट हो सकते हैं और इसी कंडीशन में एलिमिनेट होंगे, दूसरे कंडीशन में नहीं होंगे। इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक दूसरे के इस तरह से 180 डिग्री एंटी पेरिप्लानर और डायएक्सियल रूप में ये होंगे, तभी एलिमिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, और ये निकल दोनों जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो इस बात को हमने अपने ध्यान में रखा। साथ में ही देखते हैं कुछ और जानकारियाँ। देखिए, when more than one position of elimination is possible, then more substituted alkene is favored। जैसे सेट्ज़ेफ रूल के अनुसार यह हमें मालूम है कि डबल बॉन्ड में जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो वो कंपाउंड या वो मॉइटी या वो स्पीशीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यदि ऐसा है कि जो ब्रोमो ग्रुप है वो इस साइड से भी एलिमिनेट कर सकता है हाइड्रोजन को ले जाकर, अपने दूसरी साइड से भी एलिमिनेशन हो सकती है। देखिए, ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन है, तो उसका मतलब ये है कि ऑपोजिट प्लेन्स में है ये, और फ्लिप करेंगे इसको इक्वेटोरियल से एक्सियल में, तो फिर भी हमको ये वाला जो कॉन्फॉर्मेशन ये मिलेगा। देखिए, बी आर नीचे है, इसके साथ वाले इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ऊपर, इसके साथ वाले इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ऊपर है, दोनों एक्सियल हैं, ये दोनों हाइड्रोजन, और ये भी एक्सियल है, और एंटी इधर भी है, एंटी इधर भी है। सो यहाँ अगर इस तरफ अगर डबल बॉन्ड बनता है, यानी इस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में एक CH3 ग्रुप भी है। इस तरफ अगर डबल बॉन्ड बनता है इसके एलिमिनेशन के द्वारा, इन दोनों के एलिमिनेशन के द्वारा, तो डबल बॉन्ड में जैसे यहाँ पर CH2 है और इस साइड में CH2 है, सॉरी इधर CH ये C डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये रहा CH2, और इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक CH2 है, और इस पे अगर इधर डबल बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर एक CH3 है और एक इसमें जाएगा CH2 है। तो उसका मतलब सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापितों की संख्या, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर ज़्यादा होगा। एक होगा CH3 और दूसरा होगा CH2, और यहाँ से एलिमिनेशन अगर होता है तो एक जो H यहाँ नहीं लिखा हुआ वो बचा रहेगा, और CH2। तो चॉइस होगी CH3 CH2 एंड CH2 एंड हाइड्रोजन के बीच में, तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड होगा, तो डबल बॉन्ड इसी तरफ बनेगा, यानी इस तरफ का हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, और ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, नहीं एलिमिनेट होगा। तो उसका मतलब है कि अगर एक से अधिक दिशा में, इधर से भी एंटी, इधर से भी एंटी इस ब्रोमो के, तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? हाइड्रोजन इस प्रकार से निकलेगा ताकि जो बनने वाला एल्कीन है उस पर प्रतिस्थापितों की संख्या ज़्यादा है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनता तो फिर एक हाइड्रोजन और एक CH2 लगता, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड बना है तो यहाँ देखिए एक CH2 है, एक CH3 है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो है यहाँ ज़्यादा है, सो दिस इज़ फेवर्ड। एक और चीज़ है कि हमने दोनों बातें देखी हैं, एंटी होना चाहिए और सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हर हालत में एंटी पेरिप्लानर अगर हो, डायएक्सियल ग्रुप्स हो, तो ही वो एलिमिनेट होंगे E2 एलिमिनेशन में। और इसके लिए यदि डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड अधिक प्रतिस्थापित न भी बने तो भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन है वो है H और Br जो है वो एंटी पेरिप्लानर एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए, इसका जो यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमो जो है बिलो द प्लेन दिखाया है, तो ये रहा बिलो द प्लेन,
ये अबव द प्लेन है, ये इक्वेटोरियल पे रहेगा ग्रुप, और ये भी ग्रुप इक्वेटोरियल पे है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होता है जब सारे ग्रुप्स जो हैं Br और CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे हों। लेकिन एलिमिनेशन क्योंकि इसमें संभव नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, तो इसको ऊपर और इसको नीचे करते हैं, फ्लिपिंग द रिंग को फ्लिप किया जाता है, और ये साइड ऊपर होते ही जो इक्वेटोरियल ब्रोमो ग्रुप है वह अब आप देख सकते हैं एक्सियल में हो गया, और उसी तरह से जो इक्वेटोरियल CH3 दैट बिकम्स एक्सियल CH3, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल था वो एक्सियल हाइड्रोजन हो गया, और ये जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हो गया, जो कि इस वाले कार्बन पर जिस पे CH3 था उससे जुड़ा हुआ था। अब हमें मालूम है कि अगर यहाँ पर इस साइड में डबल बॉन्ड बनता है, यानी इस हाइड्रोजन का इस ब्रोमो के साथ एलिमिनेशन होता है, तो जो बनने वाला डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा प्रतिस्थापित होगा। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन का जाना हो ताकि यहाँ डबल बॉन्ड बने, तो ये एंटी पोजीशन में एक दूसरे के नहीं है। अगर ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे नहीं है तो इनका एलिमिनेशन नहीं होगा, चाहे दूसरी तरफ से अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ से होगा, और इससे चाहे बनने वाला जो एल्कीन है वो लेस सब्सटीट्यूटेड, कम प्रतिस्थापित अगर एल्कीन है तो चलेगा, लेकिन एंटी प्लानर नहीं हो ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हर हालत में एंटी पेरिप्लानर यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइएक्सियल ग्रुप्स होने चाहिए, चाहे उसके लिए लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में मिले तो भी चलेगा। इस बात को, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं अपना क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है द रिएक्शन ऑफ द ब्रोमो कंपाउंड शोन बिलो विद सोडियम इथॉक्साइड गिव्स प्रीडोमिनेंटली, सबसे ज़्यादा जो उत्पाद ज़्यादा मात्रा में वो क्या बनेगा। हमारे पास ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है और हमें इसकी जो बैकग्राउंड नॉलेज पूरी अभी मालूम है, रिफ्रेश कर लिया हमने। सोडियम इथॉक्साइड बेस का इस्तेमाल इन्होंने किया है, और ये साइक्लोहेक्सेन का सब्स्टिट्यूटेड जो है डेरिवेटिव है, ये साइक्लोहेक्सेन का व्युत्पन्न है ये, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ब्रोमो CH3 और एक ड्यूटेरियम भी यहाँ पर है। अब सोडियम इथॉक्साइड को लिया गया है, ये है अबव द प्लेन, तो साथ वाले कार्बन पे वो CH3 है बिलो द प्लेन। तो क्योंकि हमको एलिमिनेशन करनी है इसमें से, और हम देख सकते हैं कि ये देखिए डबल बॉन्ड, ये सारे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हमको बनाए प्रोडक्ट में हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा तो Br जो है एक्सियल पे होना चाहिए। तो ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन हमने लिखी, और Br को हमने एक्सियल में सबसे पहले डाला, और उसके साथ ही जो हाइड्रोजन होगा वो डाउन द प्लेन इधर है बिलो द प्लेन, ओके, उसको हमने यहाँ पर लिखा। अब साथ वाले कार्बन पर जो CH3 है वो बिलो द प्लेन है, तो अगर ये एक्सियल है अब अबव द प्लेन, तो साथ वाला ये भी एक्सियल होगा, वो है बिलो द प्लेन। इसका मतलब इस तरफ तो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन या एंटी पेरिप्लानर हाइड्रोजन इधर नहीं है, यानी ये जो हाइड्रोजन है वो एक्सियल है और उसके एंटी पे नहीं है, ये रास्ता तो हो गया ब्लॉक। और दूसरी तरफ जो है यहाँ इन्होंने दिया हुआ है हाइड्रोजन इज बिलो, ड्यूटेरियम इज बिलो द प्लेन, ड्यूटेरियम ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, अगर ये अप है तो डाउन भी एक्सियल ही होगा, तो नीचे की तरफ होगा ड्यूटेरियम जो लिखा हुआ है। और इन्होंने दिखाया है कि अबव द प्लेन इज हाइड्रोजन, तो अबव द प्लेन तो यहाँ पर साथ वाले 1 2 में अगर दोनों अबव द प्लेन हैं तो एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल होता है, हमको वो मालूम है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल होगा ही, क्योंकि साथ वाले कार्बन पर हैं, और साथ वाले कार्बन पर अगर दोनों ग्रुप्स ऊपर की तरफ हैं तो एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है इक्वेटोरियल, ये हमको मालूम है। अब हम देखते हैं कि इसमें एलिमिनेशन करना है एक बेस की उपस्थिति में, तो यहाँ हम देख सकते हैं ना ये चलेगा ना ये हाइड्रोजन चलेगा, सिर्फ ये ड्यूटेरियम चलेगा जो कि एंटी है इस ब्रोमो के, कोई और चारा है ही नहीं। तो ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा जो कि ड्यूटेरियम के बगैर होगा, और जिस तरफ CH3 है वो वाला साइड सिंगल बॉन्डेड होगा।
तो वो हम देख रहे हैं कि देखिए इसमें ड्यूटेरियम है क्रॉस हुआ, इसमें ड्यूटेरियम है क्रॉस हुआ, इसमें ड्यूटेरियम है क्रॉस हुआ, इसमें ड्यूटेरियम है क्रॉस हुआ। बचता है ये जिसमें CH3 जिस कार्बन पर लगा है उस कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि उसका एलिमिनेशन नहीं हो सकेगा। एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि बड़ी इजीली हमको मिल गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। देखिए, इससे पहले कि हम RS कॉन्फ़िगरेशन को करें, एक चीज़ को और रिफ्रेश कर लेते हैं कि अगर इस तरह से 3D हमको फिगर दिया हुआ है और हमें मालूम है जो लोएस्ट प्रायोरिटी, सबसे कम प्रायिकता जिसकी होती है कान इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम के द्वारा, हमको मालूम है कि हायर एटॉमिक वेट या हायर ब्रांचिंग इन सब की, या डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की सबसे कम होती है। ये चीज़ हमको पहले से मालूम है। और अगर इस तरह से हमको हमें फॉर्मूला दिया हुआ हो 3D, तो उसमें जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको जो देखने वाला ऑब्जर्वर होता है, ये देखो आंख बनाई हुई है, आई यहाँ पर बनाई हुई है, एक और आंख यहाँ बनाई हुई है, यानी यहाँ से देखा जा रहा है। लोएस्ट प्रायोरिटी को अपने से दूर रखा जाता है। अगर यहाँ से देखा जा रहा है तो लोएस्ट प्रायोरिटी को दूर रखा जाता है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में C है, तो ये देखिए लेफ्ट में C है और राइट में जो है वो B है, तो ये हमने राइट में B लिखा। और हमें ये मालूम है कि जब हम इसका RS कॉन्फ़िगरेशन पता करते हैं, ऐसे में हम जो लास्ट प्रायोरिटी होती है उसको हम तो करते हैं इग्नोर, और बाकी को हम, जैसे यहाँ पर A की फर्स्ट प्रायोरिटी है, बी की सेकंड है, सी की कम है, उसी हिसाब से ABCD नाम इनको दिया हुआ है। तो ये अगर क्लॉकवाइज अरेंज्ड है तो ये होगा आर कॉन्फ़िगरेशन, और एंटी क्लॉकवाइज अरेंज है तो होगा एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हम आर और एस को निकालते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको हम इग्नोर करते हैं, बाकी के अरेंजमेंट को देखते हैं। एक तो ये बात हमें याद कर लेनी है। दूसरी बात ये याद कर लेनी है कि मान लो हमें इस तरह से 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं और हम उसकी प्रायोरिटी को निकाल लेते हैं। हमें मालूम है कि प्रायोरिटी में जो हाइड्रोजन है वो सबसे लोएस्ट है। यहाँ पर हमने देखा इस कार्बन के साथ सीधे ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो ये ग्रुप OH ग्रुप का हाई प्रायोरिटी है। यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड O है, तो ये नंबर 2 इसको लगेगा जो कि लिखा हुआ है। 4 तो इसका है ही, और नंबर 3 इसका पड़ेगा क्योंकि इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। चलिए, जब हमने इन प्रायोरिटी को देखा तो देखा कि 4 तो है साइड में, तो 4 को साइड में कैसे, 4 को साइड में अपने को नहीं रखना होता है, 4 को हमें डाउन में रखना होता है। लास्ट प्रायोरिटी जो भी जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी होती है उसको नीचे लेकर आया जाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में। दिस इज़ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, यानी जब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा जो फार्मूले को लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो अब हम देखें कि इसको नीचे किस तरह से ला सकते हैं। 2 तरीके हैं। एक तो डबल एक्सचेंज किया जाए, यानी 2 ग्रुप्स की अदला बदली 2 बार की जाए। एक बार अदला बदली करने से हमको इनैंशियोमर या मिरर इमेज मिलता है। 2 बार अदला बदली करते हैं तो हमको आइडेंटिकल कंपाउंड, सेम टू सेम कंपाउंड मिलता है। अगर हम वो ना करना चाहें तो दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए आपने इसको एक हाथ से पकड़ लिया, दूसरे हाथ से आपने इस कार्बन को स्टीयरिंग की तरह घुमाया, गाड़ी की स्टीयरिंग की तरह घुमाया। इसको आपने फिक्स करके एक हाथ से पकड़ लिया, इसकी स्थिति वहीं बनी रहे, और दूसरे हाथ से इसको आपने स्टीयरिंग की तरह इस तरह से घुमाया कि ये जो 4 है वो नीचे आ जाए। तो बाकी ये तीनों जो ग्रुप हैं वो घूम जाएंगे। अगर 4 नीचे आ जाता है जैसे कि ये, तो फिर हम देखते हैं कि जो तीसरे नंबर का ग्रुप है वो इधर, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये घूमकर इधर चला जाएगा। उसका मतलब जो 3 की पोजीशन होगी वो ये आ जाएगी। इसी तरह से हमने देखिए एंटी क्लॉकवाइज इस हाइड्रोजन को यूँ घुमा के नीचे लेकर आए थे, तो यहाँ जो 1 था उस घुमाव के साथ, उस रोटेशन के साथ ये 1 जो है 4 की पोजीशन पे यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आप ये देख रहे हैं। तो इस पूरे को हमने घुमाया कुछ इस तरह से कि इसको हमने फिक्स रखा एक हाथ से, दूसरे हाथ से इस कार्बन के इन तीनों ग्रुप्स को घुमाया ताकि जो 4 है वो नीचे आ जाए। दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इन दिस केस। तो ये 4 आ गया यहाँ पर, 3 आ गया यहाँ पर, 1 आ गया यहाँ पर, और 2 अपनी जगह पे फिक्स रहा जैसे कि हमने कहा था। अब हम इस 4 को इग्नोर करेंगे और देखेंगे बाकी जो ये 3 हैं वो किस प्रायोरिटी के हिसाब से हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो तो
R एंटी क्लॉकवाइज हो तो S, तो ये रहा 1 and then 2 and 3, so it is R configuration because it is clockwise. इसी तरह से हमने इसका भी निकाला, और ये जो इसको रोटेट, इसको फिक्स करके इसको रोटेट इस तरह से किया इस वाले को कि आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज इसको हमने रोटेट, सॉरी इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है, और क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट किया है कि हाइड्रोजन जो लास्ट प्रायोरिटी का है वो नीचे आ जाता है, और ये जो है ग्रुप ये यहाँ चला आया है, और ये 1 है जो यहाँ पर आ गया है। तो वी हैव रोटेटेड इट एंटी क्लॉकवाइज नीचे वाले कार्बन को कुछ इस तरह से कि ऊपर वाले कार्बन को हमने फिक्स रखा अपने दूसरे हाथ से, और हमको जो उसका पोजीशन मिलता है, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो एकदम बराबर हैं, जैसे कि ये दोनों एकदम आइडेंटिकल थे। 4 को हमने इग्नोर किया, बाकी 1 को देखा, बाकी तीनों को देखा। नाइट्रोजन की हाईएस्ट प्रायोरिटी NH2 की हाईएस्ट है, COOH की उसके बाद है, और CH2OH यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ उसकी तीसरी प्रायोरिटी बनती है। अब देखते हैं कि 1, 2 and 3, तो ये हुआ अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसी वजह से ये है S कॉन्फ़िगरेशन। सो ये बातें जो हमने हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, इन सब को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। The absolute configurations at the 2 chiral centers in D-ribulose are। अब इन्होंने 2 chiral center बताए हुए हैं। कौन से chiral center है? एक तो ये है, एक तो दूसरा ये है। This is carbon number 3, this is carbon number 4। वो क्यों? क्योंकि यही 2 कार्बन है जिन पे चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नंबर 3 को लेते हैं हम। सबसे पहले नंबर 3 पे जो ग्रुप्स हैं, देखिए एक हाइड्रोजन है, एक OH है, ये वाला OH यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर है COCH2OH, और नीचे की तरफ है CHOH CH2OH। तो ये चारों ग्रुप 1, 2, 3 and 4 ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और इसी वजह से जो 3 नंबर का कार्बन है, दिस कार्बन इज़ अ कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, और हमने इसके जो ग्रुप्स हैं इनको मार्क कर दिए। कैसे मार्क किया हमने? दिस इज़ 1, इसकी प्रायोरिटी ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है तो नंबर 1 होगी। यहाँ पर C से डबल बॉन्ड है तो उसके बाद नंबर 2 होगी। यहाँ पर CH के साथ OH है तो ये नंबर 3 होगा, और ये सिर्फ हाइड्रोजन है, सबसे कम इसकी प्रायोरिटी होगी। अब हमको क्या करना था, जैसे कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था कि इस तरह से इसको घुमाना है, इसको फिक्स रखकर इन तीनों को इस तरह से स्टीयरिंग की तरह घुमाना है कि नंबर 4 जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। कैसे करेंगे? तो इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, इसको पकड़कर, ताकि ये तीनों अरेंज हो जाएं। हम देख सकते हैं कि ये 3 घूमकर यहाँ चला गया है, ये रहा। ये 1 घूमकर यहाँ चला आया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं हम, और 4 घूमकर यहाँ आ गया है, ये रहा। तो इस तरह से हमने इसका जो इक्विवेलेंट पोजीशन है, इसके बराबर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये उसको हमने निकाला। अब इसमें 4 को इग्नोर करते हैं, और बाकी 3 का अरेंजमेंट जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, इट इज़ क्लॉकवाइज 1, 2, 3। सो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा R, तो 3 का होगा R। 3 का R कहाँ कहाँ पर है? 3 का R यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है। तो हमारे पास जो A और B में से आंसर आएगा, यानी हमको दूसरे को भी निकालना पड़ेगा। दूसरे को हमने लिखा है ठीक उसी तरह से। ये जो H है इसकी प्रायोरिटी है 4, ये जो OH है यहाँ पर लिखा है उसकी प्रायोरिटी है 1, और हम देख सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी होगी 3 और इधर की प्रायोरिटी होगी 2, क्योंकि यहाँ पर C के साथ OH है, तो यहाँ पर C के साथ OH और C डबल बॉन्ड O है, तो ये इसकी प्रायोरिटी होगी नंबर 2। और हम इस तरह से हमने सारी प्रायोरिटीज़ को लिख दिया। यहाँ पर इन ग्रुप्स का प्रायोरिटी लिख लिया, इनको ये इस वाले कार्बन को ये मानते हुए, और ये CH2OH वो यहाँ लिखते हुए, और ये हाइड्रोजन यहाँ लिखते हुए, और ये OH यहाँ लिखते हुए, ये वाला जो बाकी का ग्रुप है वो इधर लिखते हुए हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है वर्कआउट करने के लिए। हम देख सकते हैं कि इसमें भी 4 जो है साइड में है, 4 नीचे लाने के लिए हमने इसको फिक्स करके रखा एक हाथ से, दूसरे हाथ से स्टीयरिंग की तरह इसको इस तरह से घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ताकि 4 नीचे आ जाए। 4 के नीचे आते ही 3 इधर चला जाएगा जो कि यहाँ, और आप देख सकते हैं, और 1 इधर घूम के चला जाएगा यानी यहाँ पर। सो दिस इज़ द न्यू पोजीशन जो कि इसके इक्विवेलेंट और एकदम आइडेंटिकल, एकदम बराबर पोजीशन है। अब हम इसको 4 को इग्नोर करते हैं, 1, 2, 3, 4 को 1, 2, 3 को हम देखते हैं। इट इज़
अगेन क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, तो उसका मतलब 4 भी जो है वो आर है। हमारे पास आंसर ये है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बहुत आसान था ये। सिर्फ इतनी सी बात है कि अपने को जो प्रैक्टिस करनी होती है थोड़ी सी, और आप 3-4 कंपाउंड को प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप जो है बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन the most stable conformation of the molecule shown below is correctly represented by। तो ये मॉलिक्यूल हमको दिखाया गया है और हमको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से इसका कॉन्फॉर्मेशन करेक्ट वाला कौन सा है। बहुत आसान है। देखिए इन इसके लिए हमको ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में हमको चेयर कॉन्फॉर्मेशन ही दी हुई है। तो उसका मतलब कि हमें जो इनकी पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन, एक दूसरे से तुलनात्मक उनकी स्थिति क्या है वो हमको पता करनी है, उससे हमें आंसर निकालना है। ये देखिए जो ये बड़ा ग्रुप है ये बिलो द प्लेन दिया हुआ है, उसके कंपैरिजन में ये अबव द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है। तल से ऊपर, ये बिलो द प्लेन, तल से नीचे। अब हमें इन कॉन्फर्मेशंस को देखना है। देखिए ये भी ऊपर दिया हुआ है, ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर नीचे दिया है, फिर यहाँ ऊपर दिया हुआ है, यहाँ ऊपर दिया हुआ है, यहाँ ऊपर दिया है। कोई बात नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रिंग्स तो फ्लिप होते रहते हैं। हमें ये देखना है कि अगर ये नीचे है तो ये ऊपर होना चाहिए, ये भी ऊपर होना चाहिए, और ये साथ वाले कार्बन पे होना चाहिए, और ये फोर्थ इससे चौथे नंबर कार्बन पे होना चाहिए। बस ये पोजीशन ही अपने को देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके ऑपोजिट ये है, यानी ये नीचे है तो ये ऊपर है तो ये नीचे, किस में है। तो देखें साथ वाले कार्बन पे ये ऊपर है तो ये नीचे है, तो ये हो सकता है। ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, OH, नहीं हो सकता है। ये ऊपर है और यहाँ ये नीचे है, तो ये हो सकता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस अभी बचे हैं वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। कि ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों OH और आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक ही तल पे है, जबकि ये ऑपोजिट में यहाँ पर है, यहाँ सेम है। दूसरा ये भी सेम पे है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसका मतलब A एंड D में से आंसर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिस प्लेन पे OH है उसी प्लेन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पहला वाला, इसमें OH नीचे है जबकि Me ऊपर है, तो इन दोनों को तो एक ही प्लेन पे होना चाहिए था। दोनों ही मोटे लाइन से दिखाए गए हैं, यहाँ पर एक ही सेम प्लेन, यहाँ पर ऑपोजिट प्लेन हो गए। तो दिस आंसर इज रॉन्ग। तो आंसर डी ही एक ऐसा है जिसमें देखिए आप कि नीचे की तरफ OH है और नीचे की तरफ Me है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर डी। वेरी इजी। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक बार फिर दोबारा उन चीज़ों को याद कर लेते हैं दिमाग में जो हमने पहले देखा था। इसको रिपीट नहीं करूँगी, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ये चीज़ भी हमने थोड़ी देर पहले पूरी प्रैक्टिस कर ली थी, देख लिया था। हमें ये मालूम है कि अगर C डबल बॉन्ड C हो तो और इस तरह से सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड हो, यहाँ इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये माना जाएगा, देखिए CH इन दोनों के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसका मतलब माना जाएगा ये CH लिखा, ये CH2 लिखा हमने इस तरह से, और इस कार्बन के साथ माना जाएगा एक और कार्बन है जो कि यहाँ दिखाया गया है, और इस कार्बन के साथ भी माना जाएगा कि एक और कार्बन है जो कि इसके साथ ये बॉन्डेड है। यानी ये जो दोनों कार्बन हैं यहाँ पर वो आपस में भी क्योंकि बंधे हुए हैं, बॉन्डेड हैं, इसलिए डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड सी की तरह यहाँ पर मानकर फिर प्रायोरिटी को निश्चित या डिसाइड किया जाता है। अगर हम इसको देखें और इसको देखें, प्रायोरिटी इस CH डबल बॉन्ड CH2 की होगी, इसकी कम होगी। क्योंकि देखिए पहला कार्बन CH ये रहा, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी एक और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका जो सेकंड कार्बन है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, जबकि इसका सेकंड कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए एक कार्बन से जुड़ा हुआ है हाई मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है लो मॉलिक्यूलर वेट। तो इस वजह से
इसकी प्रायोरिटी होती है हाई और इसकी प्रायोरिटी होती है लो। तो ये बात अपने को एक्स्ट्रा और जान लेनी है। इन सभी ये और ये तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। और इन्होंने इसमें पूछा हुआ है कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से दिख नहीं रहा आपको, लेकिन जो पूछा गया था मैं आपको बता देती हूँ कि ये कंपाउंड हमको दिया हुआ है और पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो ये तो तय है कि ये एसिमेट्रिक है क्योंकि सारे ग्रुप्स इसके अलग अलग हैं। हम इसके जो ग्रुप्स की प्रायोरिटी इन्होंने खुद ही ने यहाँ पर दे रखी है और पूछा कि कौन सी प्रायोरिटी है। देखिए CH2OH, ये CH2OH है जो कि लिखा हुआ है। CH2OH की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि CH2 के बाद OH लिखा हुआ है। तो ये सारों के सारे जो फर्स्ट में सही हैं। फर्स्ट को ऑप्शन को देखें इस को तो सब एक जैसे लग रहे हैं। सेकंड देखा इन्होंने, देखिए इन्होंने दिया हुआ है CH2 की प्रायोरिटी उससे कम है और यहाँ पर दिया हुआ है C डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी उससे कम है, ये और ये दिया हुआ है। हमें मालूम है कि जहाँ अभी हमने देखा था कि जहाँ H डबल बॉन्ड CH2 है और CH3 ट्वाइस है, इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी होती है हाई। तो हमें मालूम है कि इसके बाद इसका नंबर नहीं आएगा प्रायोरिटी में, डबल बॉन्ड का नंबर आएगा और डबल बॉन्ड से कम होगा CH3 ट्वाइस का प्रायोरिटी। अगर ये है तो पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन तो हो जाता है कैंसिल, क्योंकि ये दोनों बी और सी में ही ये दिखाया गया है कि CH डबल बॉन्ड CH2 की प्रायोरिटी CH सिंगल बॉन्ड CH3 ट्वाइस की प्रायोरिटी से ज़्यादा है। तो इसमें ये चीज़ देखी हुई है। लास्ट प्रायोरिटी CH3 की है वो हमको मालूम ही है। अब हमने इसके नंबर लगा दिए 1 2 3 4 करके और नंबर लगा दिए हमने ऑब्जर्वेशन में यहाँ से देखा। अब देखिए ये जो 4 नंबर है वो पीछे नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ से देखकर अगर ऑब्जर्व यहाँ कर रहे हैं तो उसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के रूप में लिखा। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे बाईं हाथ में लेफ्ट हैंड में 4 नंबर है, तो हमने लेफ्ट हैंड में 4 लिखा। राइट हैंड में 2 है तो राइट हैंड में हम 2 लिखा। ऊपर हमारे 1 है, ये हमने 1 लिखा और नीचे की तरफ 3 लिखा, ये रहा। तो इस तरह से हमने पहले इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करके हमें मिला 4 इस साइड में। अब हम इसको हाथ से फिक्स करेंगे और इन जो तीनों ग्रुप्स हैं उनको क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएंगे कि 4 जो है वो नीचे आ जाए और जो 1 है उसकी पोजीशन फिक्स्ड रहे। हमने ऐसा किया और हमने देखा कि 4 आ गया यहाँ पर, 2 आ गया घूम के यहाँ पर और 3 घूम के चला गया यहाँ पर। सो नाउ दिस इज़ द न्यू अरेंजमेंट जो कि इसके आइडेंटिकल है, एकदम बराबर है, लेकिन हमें अब RS तय करने में ये मददगार है। दिस इज़ हेल्पफुल। तो इसको हमने किया इग्नोर, देखा 1 2 एंड 3, 1 2 3 इस तरह से जा रहा है, उसका मतलब ये इस तरह से जा रहा है, उसका मतलब दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज तो उसका मतलब S कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर दूसरा चॉइस हमको दिया हुआ था R। फर्स्ट और 4 को हमने कैंसिल किया ही हुआ था, हमको इन दोनों में से डिसाइड करना था। हमारा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर है आंसर B, C इज़ रॉन्ग। सो दिस वॉज क्वाइट ईजी। इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है कि इन्होंने पूछा द ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो ये हमको ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसके ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। और इन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मतलब इसमें सिग्मा जो प्लेन है नहीं होनी चाहिए। इसके मतलब एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, ये हमको मालूम है। तो हमको इसमें से जो ढूंढना है वो ये कि सभी में हम लोगों ने मिरर प्लेन बना रखा है। देखिए गुलाबी रंग का प्लेन बना रखा है और यह जो प्लेन है गुलाबी रंग का वो इस मॉलिक्यूल को इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से पूरी तरह से बीच में से होकर काटता है। यानी यहाँ और यहाँ से होके वो मिरर गुजर रहा है, बीच में हमने रख दिया। अगर एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज है तो फिर वो कंपाउंड जो होगा इनएक्टिव होगा, और अगर एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज नहीं है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं आइए देखते हैं।
देखिए पहला हमने ये देखा, मिरर रखा और ये भी इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, यानी बीच में से मिरर है तो उसकी जो परछाई या उसका जो इमेज आएगा दूसरी तरफ वो भी देखिए इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बराबर इक्वेटोरियल का इमेज इक्वेटोरियल आएगा। उसका मतलब ए जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सममित या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। यानी इसमें हमने सिग्मा प्लेन ढूंढा, सिग्मा प्लेन से अगर ये सिमेट्रिक आ रहा है या सेंटर ऑफ सिमेट्री से सिमेट्रिक आ रहा है तो भी होता है, तो सिग्मा प्लेन हमने यहाँ पर यूज़ किया तो उससे ही हम ये निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री से नहीं निकाल पाएंगे। तो सिग्मा हमने यूज़ किया, प्लेन हमने रखा और हमने देखा कि ये जो प्लेन है इस ग्रुप को भी काटते हुए निकल रहा है और यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है और इसका CH बॉन्ड के बीच में से बीचों बीच होकर गुजर रहा है। इसी तरह से ये CH3 के भी बीचों बीच से होकर गुजर रहा है। ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये दूसरे हिस्से का मिरर इमेज है, ये सिमेट्रिक है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक हमने जैसे बीच में से मिरर रखा, मिरर रखते हैं हम देखते हैं कि ये तो एक्सियल है, नीचे की तरफ जा रहा है और इधर जो साथ वाले बराबर पोजीशन पे, इसके बीटा पोजीशन पे, ये भी इसका बीटा पोजीशन है, उस पर जब हमने यहाँ पर OH देखा वो है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल की जो परछाई या इमेज इक्वेटोरियल ही होनी चाहिए या एक्सियल की परछाई यहाँ पर एक्सियल होनी चाहिए, लेकिन ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। तो उसका मतलब एक हिस्सा दूसरे हिस्से का प्रतिबिंब रूप या मिरर इमेज नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो उसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। आगे देखने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं इन सबको जानते हुए, तो हम देख लेते हैं इस वाले का क्या ऑप्शन था। देखिए ये मिरर बीच में रखा है और मिरर बीच में रखते ही आप देख सकते हैं कि इधर जो मिथाइल से जो पहला कार्बन है और OH जो है एक्सियल है, उसका प्रतिबिंब रूप या उसका मिरर इमेज जो है वो OH उधर की तरफ आ रहा है। ये ध्यान में रखें कि ये जो CH3 और ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है उसके बीचों बीच से मिरर होके जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के, और ये जो CH3 है उसका एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन के बीच में से ये मिरर प्लेन होकर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों हिस्से भी, यानी इस मॉलिक्यूल के दोनों हिस्से जो मिरर काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं था, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। लास्ट वाला जो कंपाउंड है यहाँ पर आपने देखा हुआ है, देख रहे हैं, उसको क्लियरली देख लेते हैं। देखिए लास्ट वाला जो ऑप्शन डी है उसमें दोनों इक्वेटोरियल हैं और आप देख सकते हैं कि CH3 इसमें फोर्थ वाले में एक्सियल है, ये रहा एक्सियल है और इसको भी बीच में से काट रहा है। तो एक्सियल हो CH3 चाहे इक्वेटोरियल हो, दोनों ही हालत में ये मिरर जो है इक्वली डिवाइड करता है। कुल मिलाकर इन सारे ऑप्शंस में से ये दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज एसिमेट्रिक, सो आंसर इज बी, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर बी ही होगा। Let's do the next question. The correct sequence of relationships between compounds of the following pairs 1 to 4 is. तो हमको क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये 4, 1 2 3 4 पेयर दिए हुए हैं और पूछा है कि इनके जो बीच का, इनके जो रिलेशन है इन दोनों कंपाउंड्स पेयर्स का वो कैसा है। तो चलिए हम पहले वाले को देख लेते हैं। पहले वाले को हमने देखा, पहला जो नंबर 1 है ये COOH CH3, COOH CH3 और एक है H, एक NH2 H NH2। अब जो पहली बात अपने को ध्यान में रखनी है जब ऑप्टिकली एक्टिव हम कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं कि वन एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स, अगर किसी 4 ग्रुप में से किसी 2 को हमने एक बार एक्सचेंज किया कायरल कार्बन पर, तो हमको मिरर इमेज मिलता है, यानी हमको प्रतिबिंब रूप मिलता है। प्रतिबिंब रूप यानी मिरर इमेज यानी इनैंशियोमर हमको मिलता है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। इसको मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा था, एक बार एक्सचेंज करने से हमको मिरर इमेज मिलेगा और 2 बार एक्सचेंज करने से हमको आइडेंटिकल सेम मिलेगा। अब इन दोनों को हम स्टडी करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस। देखिए H पोजीशन सेम, NH2 पोजीशन सेम। तो इसमें से ये जब हमने
प्राप्त किया या हमको मिला, तो हमने इन दोनों की अदला बदली करी है, यानी COOH को नीचे कर दिया है, CH3 को ऊपर कर दिया। तो एक एक्सचेंज किया है, वन एक्सचेंज, बाकी सब कुछ इसमें सेम है, सारे ग्रुप्स सारी सब कुछ सेम है, इन दोनों के पोजीशन सेम है, इन दोनों के पोजीशन में हमने गड़बड़ की है या फिर हमने इन दोनों के पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया है, और तो उसका मतलब क्या है, कायरल कार्बन जो है मिरर इमेज देगा, इनैंशियोमर देगा। तो हम पहले वाले का जो रिश्ता है आपस में वो इनैंशियोमर या मिरर इमेज या प्रतिबिंब रूप का है। देखते हैं, ऑप्शन ए में आइडेंटिकल लिखा हुआ है, गलत। ऑप्शन बी में इनैंशियोमर लिखा है, हो सकता है। ऑप्शन सी में इनैंशियोमर लिखा है, हो सकता है। ऑप्शन डी में आइडेंटिकल लिखा है, नहीं हो सकता। अब हम आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे अब यहाँ देखें, अगर इसमें नंबर 2 पे दोनों में आइडेंटिकल लिखा हुआ है, तो फिलहाल अगर हम MCQ कर रहे हैं तो हम तो इसको छोड़ देंगे, और क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है। और अगर हम यूं ही जानना चाहते हैं, उसको एंड में मैं बता देती हूँ, लेकिन पहले देखिए सेकंड को तो हम इसलिए छोड़ेंगे कि दोनों में कोई डिफरेंस उन्होंने नहीं बताया, और ये भी बता दिया कि दोनों आइडेंटिकल हैं। सो अब हम आते हैं तीसरे पे। तीसरे पे इन्होंने लिखा हुआ है, एक तो लिखा है स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा लिखा है डायस्टेरियो आइसोमर्स। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं कि और डायस्टेरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। देखिए डायस्टेरियो आइसोमर ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप या मिरर इमेज नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मीन्स कुछ जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग जगह पे फिक्स कर दिए गए हैं। किस तरह से, उसको हम जब थर्ड वाला करेंगे तब हम पता करेंगे। ये देखिए, दिस इज़ द थर्ड एग्जांपल। यहाँ पर देखें कि ये अगर पूरे को देखें तो पीएच है, CH3 OH NH2 H सारे ग्रुप्स सेम हैं, इसमें से कुछ भी अलग नहीं है। अब देखते हैं इसमें फ़र्क क्या है, फिर देख लेते हैं हम। देखिए जो पीएच है, जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस पे H और OH हैं। यहाँ देख लेते हैं, पीएच जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसमें H और OH है, ओके। जिस कार्बन पे CH3 है उसमें NH2 और H है। जिस कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ है उस पे NH2 और H है। फिर एक तीसरी बात जो ध्यान आती है कि बाकी सब तो हमको सेम मिल रहा है अभी तक। OH NH2 सेम साइड में है, OH NH2 डिफरेंट साइड में है। उसका मतलब क्या है, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर तो हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पोजीशनिंग अलग अलग कर रखी है, यहाँ OH और NH2 एक ही साइड में है, यहाँ ऑपोजिट साइड में है, तो उसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए ये डायस्टीरियो आइसोमर हैं। हमने पहले ही देख लिया था, पहला कैंसिल था, सेकंड कैंसिल था इनमें से, और ये थर्ड से डिसाइड हुआ कि ये डायस्टीरियो आइसोमर है, थर्ड का डायस्टीरियो आइसोमर दिया हुआ है, तो आंसर होगा C। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे आप अपने को हमको जब हम एग्ज़ाम में बैठें तो आगे हमको कुछ सोचना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना है। लेकिन हमें यहाँ पर जो हमने नहीं किया, आपकी जानकारी के लिए उसको बता दूँ, जो सेकंड है वो आइडेंटिकल है। सेकेंड आइडेंटिकल कैसे है वो देख लेते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 CH3 और यहाँ है CH2 CH3, यहाँ CH3 यहाँ CH3, एकदम उल्टा लिखा हुआ है, ऊपर और नीचे लिखा हुआ है। चलो, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर Br है और CH3 के इधर Br है और H दूसरा H है, ओके। और साथ में ही हम देखते हैं कि इस वाले कार्बन पर भी HBr लगा हुआ है। एक और चीज़ देखते हैं कि Br और Br ट्रांस में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी Br ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब ऐसे मॉलिक्यूल को अगर हमने 180 डिग्री फ्लिप कर दिया, इसको 180 डिग्री रोटेट किया, तो क्या हमको मिलेगा ये देख लेते हैं। जब हमने इसको 180 डिग्री रोटेट किया, चलो वापस लिख लेती हूँ मैं इसको, ये CH2 CH3 यानी इथाइल ग्रुप आ गया ऊपर, इसको इथाइल माना मैंने, इसको घुमा के ऊपर किया है। और अगर हमने इसको इधर की तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमा के ऊपर की तरफ किया, तो देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट, उसी को लिखेंगे। क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ऊपर आएगा इथाइल ग्रुप, नीचे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप यानी CH3,
और ये जो ग्रुप है ब्रोमो जो है, जब हम इसको 180 घुमाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ जाएगा ब्रोमो, ये घूम कर यहाँ जाएगा। उसी तरह से ये वाला ब्रोमो जो है, जब हम 180 डिग्री घुमाएंगे इसको, 180 डिग्री घुमाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो फिर वो इधर की तरफ बी आर आ जाएगा। आप इसको हाथ से लिख के अगर पेपर पे भी करके दिखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो बी आर है वो यहाँ बी आर आ जाएगा, बचे 2 हाइड्रोजन वो यहाँ और यहाँ आ जाएंगे। अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो हम देखेंगे दोनों सेम टू सेम है। माइंडेड, ये हर के लिए नहीं होता, ये इस तरह से डबल बॉन्ड वाला जो सिमेट्रिकल इस तरह से जो कंपाउंड है उसके लिए होता है। आप अगर इसको घुमा के यूँ करना चाहें या दूसरे ग्रुप्स को घुमा के करना चाहें, उन पे नहीं होगा। आप इस तरह का जो एग्जांपल है उसमें आप इसको टर्न अबाउट करके देख सकते हैं, स्पेशली जहाँ पर इस तरह से क्रॉस रिलेशंस हैं, इस तरह से एंटी एक दूसरे के डायरेक्शन में लिखे हुए हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में, और वो भी ख़ास तौर पे जहाँ पर 2 कार्बन इस तरह से सिमेट्रिक हैं, उसमें आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। हर एक के लिए चीज़ लागू नहीं होती। दूसरी लास्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर है इसके अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर किस तरह से है। देखिए ये CH2CH3 है और उसके साथ वाले कार्बन पर Cl है, तो हम देख लेते हैं यहाँ CH2CH3 है, उसके साथ वाले कार्बन पर Br है। हालांकि देखने में लगता है BrCl एक तरफ है, BrCl एक तरफ है, लेकिन नहीं, जिस कार्बन पर Cl है उसी कार्बन पर CH2CH यानी इथाइल ग्रुप है। जिस कार्बन पर यहाँ देखें आप इथाइल ग्रुप है, उस कार्बन पर यहाँ क्लोरो है, जबकि यहाँ पर ब्रोमो है। यानी ये अलग स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि ग्रुप की पोजीशनिंग एकदम से अलग हो रखी है इसमें, तो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया था और हमने सिर्फ इसको देखा था और इसको इग्नोर किया था, और इसको देखकर ही हम इसको सॉल्व कर सकते थे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जानकारी के लिए थी। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।